हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। और दो फैक्टर्स हमने स्टडी किए, एक एनर्जी का फैक्टर और एक रैंडमनेस का फैक्टर, और बोला कि एनर्जी डिक्रीज़ होना चाहिए अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो, और रैंडमनेस को बढ़ना चाहिए। अभी हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। और स्पेशली फोकस रहेगा हमारा रैंडमनेस के ऊपर कि रैंडमनेस हम किसी सिस्टम में कैसे कैलकुलेट चेक करते हैं। सबसे पहले एनर्जी को देखिए। एनर्जी का फैक्टर क्या हमें सजेस्ट करेगा, कैसे सजेस्ट करेगा? तो बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी के बेस पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात अच्छे से पता है। हमें बस ये पता चल जाए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक है, तो हम बता देंगे एक्सोथर्मिक में एनर्जी कम होती है, एंडोथर्मिक में बढ़ती है। मतलब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नॉन फेवरिंग होगा। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हम बस पिछले लेक्चर्स के अंदर स्पेशली फर्स्ट लॉ में डेल्टा एच कैलकुलेट करना सीखते थे, तो डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच स्टडी कर लेंगे। अगर वो डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ वो फेवरिंग है या डिसफेवरिंग। एक अकेले उस डेल्टा एच से कुछ बात नहीं बनने वाली, रैंडमनेस को भी समझना होगा, डिसऑर्डर को भी देखना होगा, क्योंकि कहीं डिसऑर्डर अगर नेगेटिव हुआ मींस फॉलो फेवर ना करता हुआ और बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो उसका डेल्टा एच से, तो वो बीट भी कर सकता है इसके नेगेटिव होने के कैरेक्टर को भी। सो रैंडमनेस को कैसे मेजर किया जाता है? हमारे पास रैंडमनेस मेजर करने के लिए एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी आती है, एंट्रोपी। जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कोई एक सिस्टम है ए, उसका अपना एक एंट्रोपी कंटेंट है S1। फ्रीडम है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स की, आज़ादी है उसके पार्टिकल्स को, और उस आज़ादी के एक्सटेंट को मेजर करने के लिए मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ एंट्रोपी। मान लीजिए किसी एक सिस्टम ए की एंट्रोपी है S1, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी एंट्रोपी बन जाती है S2। तो क्या S2 S1 से ज़्यादा है? अगर S2 S1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब रैंडमनेस बड़ा है। तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा S2 माइनस S1, डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। और एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि S2 की वैल्यू लेस देन S1 हो। मतलब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ये बी में बदले तो उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ा ही हो। लाइक पानी से बर्फ़ बनी हो तो रैंडमनेस बढ़ा थोड़ा ही, रैंडमनेस घट गया, आज़ादी घट गई है। जब वो पानी से बर्फ़ बना तो आज़ादी घट गई है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स फ्रीडम के साथ थोड़ा बहुत मूव कर सकते थे, बट सॉलिड के पार्टिकल्स तो जैम पैक्ड हो जाएंगे, वो तो मूव नहीं कर पाएंगे। रिजल्टिंग S2 अगर S1 से लेसर हो जाता है तो जो डेल्टा एस का वैल्यू बनेगा वो तो वही होगा S2 माइनस S1, बट वो क्या होगा? नेगेटिव। मतलब हमें पता चला कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये फेवरिंग नहीं होगा, क्योंकि डिसऑर्डर घट रहा है, S2 की वैल्यू कम हो रही है। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ साथ साथ कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आता है किसी सिस्टम का तो ये फेवरिंग है, और डेल्टा एस का वैल्यू अगर किसी सिस्टम चेंज के दौरान नेगेटिव आता है तो ये नॉन फेवरिंग है। अब अगर किसी सिस्टम में ये और ये हैं तो वरिड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सदा फेवरिंग रहेगा स्पॉन्टेनिटी के लिए। मतलब प्रोसेस हमेशा हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस बना रहेगा। अगर ये और ये आता है किसी भी सिस्टम का
तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। प्रोसेस सदा नॉन फेवरिंग, क्योंकि दोनों स्टेप्स नॉन फेवरिंग है, तो प्रोसेस सदा नॉन स्पॉन्टेनियस बना रहेगा। आप किसी भी सूरत में किसी भी टेम्परेचर पे उसे स्पॉन्टेनियस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ये फेवरिंग हो, ये नॉन फेवरिंग हो, ये नॉन फेवरिंग हो, ये फेवरिंग हो, तो हमारा सिस्टम हमारा वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ फैक्टर्स होंगे, स्पेशली मैं टेम्परेचर बताऊं तो टेम्परेचर एक फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि हाँ वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। इन डिटेल हम लोग आने वाले समय में यहाँ पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये कैसे पता करें, कुछ आइडियाज़ कैसे लें कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में जो डेल्टा एस का वैल्यू है रिएक्शन को देख के कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या हम पता कर भी पाएंगे? डेल्टा एच भी रिएक्शन देख के पता नहीं किया जा सकता कि वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, कुछ डाटा ही हमें असिस्ट करता है। और सेम डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, डाटा ही हमें यूज़ करना होगा। हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे डेल्टा एस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट एक बार रिएक्शन को देख के थोड़े आइडियाज़ लेने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि रैंडमनेस बढ़ रहा है या घट रहा, वो कैसे पता चले। स्क्रीन पे आपको कुछ रिएक्शंस दिखाई गई हैं और उन रिएक्शंस के अंदर आपको सिर्फ इतना स्टडी करना है, चेक करना है कि जो डेल्टा एस वैल्यू है इन सब रिएक्शंस का वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब इसमें रैंडमनेस ज़्यादा हो और इधर कम, और नेगेटिव कब होगा? जब इधर रैंडमनेस कम हो और इधर रैंडमनेस ज़्यादा। तो वन बाय वन मैं इन सभी रिएक्शंस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ जस्ट फिज़िकल चेंजेस हैं, कुछ वेरिएबल्स चेंज किए गए हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे आप फर्स्ट केस को देखिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट गैस की फॉर्म में दिखाया गया है, एक रिएक्टेंट सॉलिड की फॉर्म में दिखाया गया है और 2 मोल प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में दिखाए गए हैं। पहले ये देखिए, इधर भी 2 मोल हैं और इधर भी 2 मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। यहाँ 2 मोल गैस है, यहाँ 1 मोल गैस है, तो डेफिनेटली गैस के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल ज़्यादा फ्रीडम शो करते हैं। मींस इस तरफ रैंडमनेस का एक्सटेंट ज़्यादा होगा और इस तरफ रैंडमनेस का एक्सटेंट कम होगा। मींस जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव होगी। इसको देखिए, सोडियम क्लोराइड सॉलिड था, आयंस एक दूसरे से बुरी तरह से चिपके हुए थे, पानी में डाल दिया, पानी में डालते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस फ्री मोबाइल हो गए हैं, मूव करने लगे हैं, कोई भी आयन किधर भी जा सकता है, मूवमेंट फ्रीडम बढ़ गया है। मतलब अगेन जो डेल्टा एस होगा आपका यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा। जब आपके पास सॉलिड NaCl था तो आयंस मूव नहीं कर रहे थे, पानी में डलने पे पूरे पानी में वो फैल गए हैं, यानी कि Na+ कहीं घूम रहा है, Cl नेगेटिव कहीं घूम रहा है, इस आज़ादी से घूम रहे हैं। रिजल्टिंग आज़ादी बढ़ना मींस रैंडमनेस बढ़ना, मतलब डिसऑर्डर बढ़ना, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाना। इसको देखिए, H2 1 एटमॉस्फेयर पे रखा हुआ है और उसको 0.5 एटमॉस्फेयर पे कर रहा हूँ। ये वो सिलेंडर है, इधर देख लीजिए, ये वो सिलेंडर है जिसके ऊपर फ़िलहाल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। अगर मैं इस प्रेशर को डिक्रीज़ करके 0.5 कर देता हूँ तो डेफिनेटली ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, मीन्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर घटाना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। प्रेशर अगर किसी सिस्टम का बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पहले H2 के मॉलिक्यूल्स इतनी जगह पे फ्रीडम में घूम रहे थे, अब वो इतने बड़े वॉल्यूम में फ्रीडम के अंदर घूमेंगे, आज़ादी से घूमेंगे, मतलब उनकी आज़ादी बढ़ गई है। मींस जो डेल्टा एस का वैल्यू है वो फिर पॉजिटिव है। आयरन को देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, इधर भी वो सॉलिड ही है 0 डिग्री पे। तो सॉलिड्स के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले ही, कंसल्ट या लास्ट लेक्चर में हो सकता है किया हो हमने, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ऐसे। ट्रांसलेशन या रोटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं।
मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि 20 डिग्री पे या 0 डिग्री पे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तो सिर्फ 0 केल्विन पे होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 0 केल्विन पे ही आयरन ऐसा हो सकता है कि उसमें वाइब्रेशंस ना हो, अदरवाइज़ वाइब्रेशंस तो हर टेम्परेचर पे रहेंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी और एक लिमिट के बाद थोड़ा बहुत ट्रांसलेट और रोटेट करने लग जाएंगे और फिर एक लिमिट के बाद वो फ्रीली ट्रांसलेट या रोटेट भी करने लग जाएंगे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो आपके पास आयरन के पार्टिकल्स थे 20 डिग्री सेल्सियस पे, उनका इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस किए हुए थे वो। अब आप टेम्परेचर को घटा रहे हैं, मतलब आप उनकी काइनेटिक एनर्जी को घटा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को घटाने का मतलब होगा उनके अंदर वाइब्रेशंस को घटाना, मतलब उनकी आज़ादी को छीनना, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, डिसऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, रैंडमनेस घट जाएगा। इसको देखिए, एक्स सॉलिड से वाई गैस बना, कोई एक रिएक्टेंट रहा होगा, प्रोडक्ट बन गया, बट सॉलिड से क्योंकि गैस बना तो डेफिनेटली रैंडमनेस बढ़ गया, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देखिए आप, ये 2 मोल हैं जिसमें 1 मोल गैस और ये 1 मोल है वो सॉलिड, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स में आपको डिसऑर्डर ज़्यादा दिख रहा है, जबकि प्रोडक्ट में एक तो वो 1 बन गया, दूसरा वो सॉलिड फॉर्म, तो डिसऑर्डर में काफ़ी डिक्रीज आएगा। मींस जो डेल्टा एस होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टेम्परेचर्स देख के, प्रेशर्स देख के, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स देख के या उनकी स्टेट देख के हम कुछ हद तक ये आइडिया इफेक्टिवली लगा पाते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगा डेल्टा एस, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान रखते हुए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, वो है हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच दिस इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होना जरूरी है। मतलब किसी एक सिस्टम में एक फिक्स टेम्परेचर पे आप उसको कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एक सिस्टम है, टेम्परेचर आपने कुछ एक फिक्स किया हुआ है, सडन लेट मी कॉल इट 25 डिग्री सेल्सियस, अब आप उसको हीट देते जा रहे हैं। रिवर्सिबल हीट देने का मतलब है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देना, बहुत ही स्मॉल चेंज करना सिस्टम और सराउंडिंग की हीट में। सो जब आप आइसोथर्मली मींस एक फिक्स टेम्परेचर पे रिवर्सिबल हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, एक वर्ड आप लोगों को पीछे बताया था, मैं पीछे गलत प्रोनाउंस कर गया, इनफाइनाइटसिमल, यानी कि स्मॉल चेंज जब आप हीट का करेंगे तो उस टाइम पे जैसे जैसे वो आप स्मॉल चेंज ऑफ हीट करेंगे, मींस हीट की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जो रैंडमनेस का है एक्सटेंट, जो एंट्रोपी का चेंज है वो लगातार बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा हीट देंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी, मोशन पार्टिकल्स का बढ़ता जाएगा और रैंडमनेस में इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो लो टेम्परेचर पे जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो रैंडमनेस ज़्यादा देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा एस जो है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर टी लो होगा तो डेल्टा एस का वैल्यू हाई होगा। इसमें जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम सिस्टम के अंदर 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे, वो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा एस टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अब आप ये मत सोचने लग जाना कि सर आइस में तो हम ऐसा देख रहे थे कि टी बढ़ाने से डेल्टा एस बढ़ेगा और टी घटाने से डेल्टा एस बढ़ेगा, क्योंकि हम उसको गर्म करते जा रहे थे, तो गर्म कर रहे थे तो उस टाइम पे उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ता जा रहा था, तो एंट्रोपी का चेंज बढ़ेगा। वो एक अलग सिचुएशन है, ये एक अलग सीन है। यहाँ पे आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल टेम्परेचर आइसोथर्मल कंडीशंस लिए हुए हैं और रिवर्सिबली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं
तो उस टाइम पे जो हीट ज़्यादा देंगे तो डेल्टा एस ज़्यादा होगा, मतलब जो डेल्टा एस है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो लो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी चेंज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। एक हमारे पास यहाँ पे आता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी, मीन्स वो एंट्रोपी चेंजेस जिसमें फेज ट्रांसफॉर्म होता हो। लाइक 3 तरह का फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी होता है हमारे पास। एक आता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एक आता है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, और एक हमारे पास आता है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो प्रोसेसेस तो हमें पता ही है। फ्यूजन क्या है, 1 मोल सॉलिड का, जैसे मान लीजिए वाटर है मेरे पास सॉलिड, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड बनना। इस दौरान जो एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस, उसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। व्हेन 1 मोल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो T कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उस टाइम पे जो आप उसको हीट चेंज देंगे, जो उसके अंदर रैंडमनेस ऑब्जर्व करेंगे, वो डेल्टा एस फ्यूजन होगा। और उसको मैं इस फॉर्मूले पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई मेल्टिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है जिस पे वो मेल्ट होता है, ये डेल्टा एस फ्यूजन निकालने का फॉर्मूला होगा। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 1 मोल लिक्विड ले लिया हमने, इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स में पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ हीट देना पड़ेगा। उस दौरान जो डेल्टा एस होगा, उस डेल्टा एस को बोलेंगे डेल्टा एस वेपोराइजेशन। आपने हीट कितना दिया, वो है डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई जिस टेम्परेचर पे दिया और वो बॉइलिंग पॉइंट पे दिया, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट वो होगा आपका डेल्टा एस वेपोराइजेशन या एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एक थर्ड और लिखा हुआ है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। 1 मोल आपके पास सॉलिड था, उसको आप सीधा गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे। उस दौरान जो एंट्रोपी चेंज होगा वो होगा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें आपने जो हीट दिया वो है डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाई वो टेम्परेचर जिस पे आपने वो हीट प्रोवाइड किया सब्लिमेट करने के लिए। ये हमारा होगा डेल्टा एस सब्लिमेशन। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको, आप देख सकते हैं डेल्टा एस सब्लिमेशन वो होगा डेल्टा एच जो सब्लिमेट करने के लिए रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर जिस पे आप इसको कर रहे हैं। तो ये 1 मोल सॉलिड को सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाला हीट चेंज डेल्टा एच हो जाएगा और एंट्रोपी चेंज वो डेल्टा एस होगा, जिसको मैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी बोल रहा हूँ। ये टर्म हम लोग जनरली फेस करते हैं डेल्टा एस टोटल, या समटाइम इसको डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिखा पाते हैं। तो यूनिवर्स में हमें पता ही है 2 चीज़ें हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिवाइड की हुई हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो डेल्टा एस होता है उसका सम डेल्टा एस टोटल होता है। हम 2 तरह के सिस्टम्स को फेस करते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पार्टीशन है और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। इधर मैंने एक गैस फिल की हुई है, लेट मी राइट इट x, और इधर मैंने एक गैस फिल की हुई है y। अब मैं इस स्टॉप कॉक को ओपन कर देता हूँ तो y के पार्टिकल्स इधर आना शुरू कर देते हैं, x के पार्टिकल इधर आना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है।
y अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है या x अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। और इस तरह से आफ्टर सम टाइम मैं देखता हूँ कि x और y पूरे सिस्टम में मिक्स हो जाते हैं, मतलब इधर भी एक्स वाई के पार्टिकल्स हैं, इधर भी एक्स वाई के पार्टिकल्स हैं। ये इस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर का बढ़ना था, सराउंडिंग में कुछ नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम था जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स किए हुए थे। इसको ओपन करने के बाद इस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर बढ़ा। पहले y एक तरफ थे, x एक तरफ थे, अब x y मिक्स हो गए हैं, मतलब रैंडमनेस का एक्सटेंस उसके अंदर बढ़ गया है। ये एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसके अंदर हमें सिर्फ इस सिस्टम का डेल्टा एस ही देखना था। अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब फेवरिंग है, और अगर वो नेगेटिव है तो मतलब डिसफेवरिंग है। लेकिन अगर सिस्टम ओपन हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गर्म पानी का गिलास है जो अभी फ़िलहाल ओपन है, तो वो सिस्टम के साथ सराउंडिंग का मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है। तो उस टाइम पे हमें जो रैंडमनेस चेक करना होता है वो हमें दोनों का रैंडमनेस चेक करना है, डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। उसका सम अप करेंगे, वो होगा हमारा डेल्टा एस टोटल। और वो अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तभी वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा, अदरवाइज़ वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ इन दोनों पॉइंट्स को, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी और इस डेल्टा एस टोटल को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है, एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है। तो एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज के रिलेशंस अभी बताए थे मैंने, डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, ये था। इसी को मैं ऐसे भी लिख रहा था, Q बाई टी, जहाँ Q आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोला, T कांस्टेंट टेम्परेचर बोला। हीट कैलकुलेट करने का यूनिट क्या है, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, और T टेम्परेचर इन केल्विन, तो जूल पर केल्विन पर मोल वो डेल्टा एस का यूनिट रहेगा। आप याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे डेल्टा एस का यूनिट। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना था, निकालना है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, जबकि एंट्रोपी चेंज और टी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। सो ये बहुत ही आसान रहेगा, डेल्टा एच दैट इज़ इक्वल टू टी डेल्टा एस। सो टी आपका वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट जिस पे उसको वेपोराइज किया जा रहा है, इनटू डेल्टा एस वो वैल्यू आपको गिवन है। सोल्व करेंगे तो ये जूल पर मोल में आपके पास आंसर होगा, जूल पर मोल, ये वैल्यू जूल में थी। यहाँ एक चीज़ और नोटिस करनी है, इस तरह के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए जनरली अगर मान लो वो टी पूछ ले और ये 2 वैल्यूज़ दे रखी हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि ये वैल्यू जूल के अंदर गिवन है और ये किलो जूल्स के अंदर गिवन है, तो आपको दोनों को सेम यूनिट पे ज़रूर लेके आना है। ये जैसे वैल्यू एक काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग फिर ज़्यादातर आंसर किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये बहुत ही आसान टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, वो भी ऐसा ही आसान है। इथेनॉल बॉयल्स एट दिस, ये बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है उसका, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वो दे रखा है आपको, तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन निकालना है। सो अगेन यहीं पे चला जा रहा हूँ, डेल्टा एस मुझे निकालना है, और डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 42.4 किलो जूल पर मोल में गिवन है, और टी टेम्परेचर ये गिवन है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 273 + 78.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा एस किलो जूल के अंदर फिलहाल आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो किलो जूल में रिपोर्ट कर सकते हैं। ये अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रहेगा, सिर्फ एक फार्मूला देख के आप डेल्टा एस की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं इसी एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड, वो भी काफ़ी आसान है। हालांकि 10 किलोग्राम कोल्ड वाटर है, मतलब ये एक सिस्टम है, 2 डिग्री सेल्सियस उस पानी का टेम्परेचर है, बहुत बढ़िया। 50 जूल हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग यानी कि एक ओपन सिस्टम दिखाया गया है आपको, और सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। टेम्परेचर सराउंडिंग का गिवन है 36। आपको डेल्टा एस सिस्टम निकालना है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, और डेल्टा एस टोटल निकालना है। तो बहुत ही आसान टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल रहेगा ये। मैं एक बार डेल्टा एस सिस्टम आपको निकालना दिखा रहा हूँ कैसे निकालूंगा। फॉर्मूला मुझे याद है, Q बाई टी होगा। टी टेम्परेचर है सिस्टम का 2 डिग्री, तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देता हूँ, 275। हीट एब्जॉर्ब किया है तो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड मीन्स पॉजिटिव, तो +50/275 सोल्व कीजिए, जूल पर केल्विन पर मोल में ये आपका डेल्टा एस फॉर द सिस्टम होगा। फॉर सराउंडिंग पे आ जाइए। जब सिस्टम ने 50 जूल हीट एब्जॉर्ब किया है तो मतलब सराउंडिंग ने हीट को लॉस किया है,
तो जो Q वैल्यू होगा वो -50 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सराउंडिंग तो सिस्टम को हीट दे रहा है, मतलब अपनी हीट लॉस कर रहा है, एंड हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जिस पे वो है, तो ये 37 डिग्री था, यानी कि 310 केल्विन। ये आपका डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा। दोनों को सोल्व कीजिए और डेल्टा एस फॉर द यूनिवर्स या टोटल डेल्टा एस अगर आप निकालना चाहें तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, तो वो हमारे पास डेल्टा एस यूनिवर्स होगा। तो इस तरह के कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको डेल्टा एस से रिलेटेड दिखाई देंगे। अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन एज ए मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे यूज़ किया जाता है, वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, और स्पॉन्टेनिटी को ये कैसे फिर फर्दर रिफ्लेक्ट करेगा किसी और थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी पे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छे से इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। गुड बाय।